से अब तक। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वाधीनता मिली। भारत में विकास हेतु पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया गया। स्वतंत्रता पश्चात एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। 17 अगस्त 2014 को तात्कालिक सरकार द्वारा योजना आयोग को भंग कर दिया गया। इसके स्थान पर मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा ही 1 जनवरी 2015 में वैधानिक रूप से नीति आयोग निर्मित किया गया है। नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था है। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। यह केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करने वाला संगठन है। प्रत्येक कार्यकारी निकाय और गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक है। उद्देश्य इसका केंद्र व राज्यों को सहकारी संघवाद के आधार पर दीर्घकालीन नीति निर्माण हेतु सलाह देना। गवर्निंग काउंसिलिंग, इसके द्वारा आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों में के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के राज्यपालों को स्थान दिया गया है। क्षेत्रीय परिषद, इस परिषद में ऐसे विशिष्ट और आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक या अधिक राज्यों या क्षेत्रों से होता है, इस संबंध में गठित की जाती है। इन परिषदों का एक विशेष कार्य होता है और संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को इसका सदस्य बनाया जाएगा। इनकी अध्यक्षता आयोग के गृह मंत्री करेंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य, संबंधित क्षेत्रों की विशेष जानकारी रखने वाले विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, इसमें अध्यक्ष के अलावा निम्नलिखित अन्य सदस्य भी होंगे। जैसे अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। पूर्णकालीन सदस्य, अंशकालीन सदस्य, इसके अंतर्गत किसी अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान या अन्य किसी संस्थान से संबंधित अधिकतम 2 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे। विशिष्ट आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, भारत सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। वर्तमान नीति आयोग के सदस्य अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार, प्रथम CEO श्री सिंधुश्री खुल्लर, वर्तमान CEO अमिताभ कांत। पूर्णकालीन सदस्य हैं डॉक्टर विजय कुमार शाश्वत, पूर्ण DRDO सचिव हैं। दूसरे प्रोफेसर रमेश चंद्र जो किसी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विनोद पाल जो लोक स्वास्थ्य से संबंधित हैं। पदेन सदस्य हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं, जो श्री अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य श्री नितिन गडकरी परिवहन मंत्री,
श्री थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री, श्री पीयूष गोयल रेलवे वाणिज्य उद्योग मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री हैं। नीति आयोग के 2 हब हैं। प्रथम, टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ज्ञान और नवोन्मेष हब नीति में थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत जन सहभागिता, जनसंख्यात्मक लाभांश, अंत्योदय, समावेशिता, ग्राम सततता, अभिशासन। नेक्स्ट है नीति आयोग के उद्देश्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं जैसे क्षेत्रों और रणनीति का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गईं, आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए रखना, राज्यों को कला संस्थान केंद्र के रूप में स्थापित करना, प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीतिक अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सा तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता की सहायता प्रणाली बनाना। नेक्स्ट है नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। नीति आयोग यह एक सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जबकि योजना आयोग यह एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य किया, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं था। यह सदस्यों की व्यापक विशेषता पर बल देता है, जबकि योजना आयोग एक सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। नीति आयोग यह सलाहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। योजना आयोग इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। सचिवों को समानता प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है नीति आयोग। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिव को CEO के रूप में जाना जाता था, जबकि योजना आयोग में यह सचिवों को समानता प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। प्रधानमंत्री ये तो हो गया। इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं था, जबकि यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। नीति आयोग इसे धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है। इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त थीं। नीति आयोग के कार्य राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विकास की प्राथमिकताओं और क्षेत्रों का निर्धारण करना और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडों का प्रारूप उपलब्ध कराना, सहकारी संघवाद को मजबूत बनाते हुए राज्यों के बीच संरचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर ही विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण कर उसे उच्च स्तर तक पहुंचाना, समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति में लाभों से वंचित हो गए हैं, राजनीतिक और दीर्घकालिक अवधि के लिए नीतिगत ढांचे का निर्माण करना, कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग के बीच समन्वय स्थापित करना।
नेक्स्ट है नीति आयोग की भूमिका। सहकारी संघवाद को बढ़ावा। केंद्र और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडों पर संयुक्त रूप से कार्य, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय के साथ राज्यों के दृष्टिकोण की पैरवी एवं अनुशंसा शामिल है। दीर्घकालीन नीतियों के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना। बॉटम अप अप्रोच से कार्य करना, अर्थात गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से राज्य, राज्य से राष्ट्र। नवोन्मेष और ज्ञान केंद्र स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना, उनकी मान्यता को चुनौती देना, यह कहा था नेल्सन मंडेला ने। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को लागू किया। भारत में 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम पारित किया गया, जो 1993 में प्रभाव में आया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से किया गया। परिभाषा वर्णन है इसका धारा 2 में। धारा 2 के अंतर्गत बी में अध्यक्ष की परिभाषा है। धारा 2 के अंतर्गत सी में आयोग की परिभाषा है, जो धारा 3 में गठित NHRC में है। धारा 2D के अंतर्गत मानव अधिकार की परिभाषा है। धारा 2G में सदस्य की परिभाषा यानी NHRC एवं SHRC के सदस्य। धारा 2N में गठन के बारे में बताया गया है। नोट: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्यक्ष अध्याय में NHRC से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। NHRC का गठन केंद्र सरकार द्वारा होता है, वर्णन है धारा 3 में। संरचना में है, इसमें 1, 5 और 7 मिलाकर 13 सदस्य होंगे। इसमें से एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन वहाँ केंद्र सरकार की पुनर्वानुमति से भारत के अन्य स्थानों पर भी इसकी शाखा स्थापित हो पाएगी। प्रथम अध्यक्ष थे श्री रंगनाथ मिश्र, वर्तमान है LH दत्तू। संरचना में है, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहा हो व सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। महासचिव में आयोग का महासचिव होगा। इसमें सामान्य सदस्य में है गैर न्यायिक सदस्य। 3 सदस्य मानव अधिकार संबंधित विशेषज्ञों का ज्ञान रखते हों, व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होते हों, जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। न्यायिक सदस्य में एक सदस्य को उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है या रहा हो, एक सदस्य जो किसी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या रहा हो। इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7 पदेन सदस्य भी होते हैं, जो इस प्रकार हैं। ये केवल धारा 12 के तहत कार्यों हेतु आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, दिव्यांग के लिए मुक्त आयोग। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 4 में है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्षी नेता व केंद्रीय
गृह मंत्री होते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी पदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात की जाएगी। चयन समिति में किसी व्यक्ति से अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अविधिमान्य नहीं होगी। पदमुक्ति वर्णन धारा 5 में है। पदमुक्ति या त्यागपत्र, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच समिति की सिफारिश पद साबित कदाचार असमर्थता पर हटाया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान किसी अन्य व्यवसाय में संलिप्त पाए जाते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ होते हैं, अपराधी या सजा होने पर पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार या असक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय की जांच की पुष्टि करनी होगी। कार्यकाल धारा 6 में है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। कार्यकाल की समाप्ति के बाद NHRC या SHRC दोनों अध्यक्ष व सदस्य पूर्व नियुक्ति के पात्र होंगे। अध्यक्ष व सदस्य के रूप में कार्य करना धारा 7 में है। इसका वर्णन शक्ति राष्ट्रपति के पास सकती है। कब? जब स्थायी रूप से पद रिक्त हो, मृत्यु या त्यागपत्र हो गया हो, जब अस्थायी रूप से पद रिक्त हो। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें धारा 8 में वर्णित हैं, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित हैं। कार्यकाल के दौरान लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। नोट: NHRC में किसी व्यक्ति के कारण आयोग के कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य होगी। आयोग की प्रक्रिया विनियमन धारा 10 में है। बैठक के समय स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चित महासचिव द्वारा प्रमाणित होंगे। आयोग के अधिकारी और कर्मचारी धारा 11 में वर्णित है। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ताकि आयोग के कार्य सुचारू रूप से चल सकें। कर्मचारी महासचिव भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होगा। अन्य अधिकारी व पुलिस अधिकारी DGP श्रेणी के अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे। वेतन व भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एवं अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें आदि में कई लाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। उद्देश्य: स्वतंत्र संस्था के रूप में मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, मानव अधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त व निष्पक्ष बनाना, उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानव अधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। कार्य या शक्तियाँ: NHRC 1993 की धारा 12 में आयोग के कार्य का वर्णन है। इसके पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। मानव अधिकार संरक्षण हेतु विधिक उपायों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। आयोग के पास दीवानी मामलों की शक्तियाँ हैं, दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। यह राज्य और केंद्र सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट
भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। NHRC की कमियां क्या हैं? मात्र सिफारिश करने का अधिकार है, जांच करने के लिए विशेष तंत्र का अभाव है, दंड देने का अधिकार नहीं है, अपने सदस्य को चुनने का अधिकार नहीं है, चयन समिति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की अधिकता, समय सीमा में बंधाव अर्थात 1 साल में पुराने मामलों को जांच न कर पाना। सुझाव: चयन समिति में राजनीतिक लोगों के साथ अन्य लोगों को भी शामिल किया जाए। 1 साल से पुराने मामलों की जांच न करने की बाध्यता समाप्त हो। संरचना में परिवर्तन की सफलता है, इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। आयोग का अपना स्वयं का जांच तंत्र हो। धारा: आयोग की जांच शक्तियां धारा 13 में वर्णित हैं। इसके अंतर्गत है सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908। सिविल न्यायालय की शक्तियां दीवानी न्यायालय, सिविल न्यायालय समझा जाएगा। कार्यवाही में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। अंत में है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय धर्म कार्यशाला में अंगीकृत किया गया। धारा 14 में आयोग अन्वेषण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी या अन्वेषण एजेंसियों का प्रयोग करेगा। धारा 19 में सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन है। धारा 20 में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट एवं विशेष केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल के समक्ष पेश करेगा। धारा 32 में केंद्र सरकार द्वारा आयोग को अनुदान देना। धारा 34 में आयोग का लेखा परीक्षण करना। आयोग की अधिकारिता धारा 26 में वर्णित है। NHRC राज्य आयोग के समक्ष लंबित मामलों की जांच नहीं कर सकेगा। एक वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकेगा। आयोग केंद्र राज्य की पूर्व अनुमति से विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रक्रिया रेगुलेशन 1994 में पारित हुआ। वर्तमान परिदृश्य में अध्यक्ष हैं रंगनाथ मिश्र, प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, वर्तमान अध्यक्ष हैं HL दत्तू। सदस्य हैं न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत, श्रीमती ज्योति कालर, डॉक्टर दिनेश्वर महेश्वर पुलय। 2 सीट खाली हैं अभी। पदेन सदस्य में सैयद घयारुल हसन रिजवी जो अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित हैं, रेखा शर्मा जो महिला आयोग से संबंधित हैं, प्रियंका कानूनगो जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित हैं, कमलेश कुमार पांडे जो विकलांग के आयोग से संबंधित हैं, भगवान लाल साहनी जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, नंद कुमार साई जो अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित हैं, रमा शंकर कठेरिया जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। NHRC के अब तक के अध्यक्ष कौन कौन रहे? रंगनाथ मिश्र, MN वैकंठ चलैया, JS वर्मा, S आनंद, शिवराज पाटिल। पहले
कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र बाबू गोविंद प्रसाद माथुर दूसरे कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। सायरिक जोसेफ तीसरे कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। और नेक्स्ट हैं के बालकृष्ण और नेक्स्ट हैं एच एल दत्तू जो वर्तमान में हैं।